नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुजलॉन के बारे में। ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा से लगते आया है कि इसके शेयर प्राइस कम है और ये मल्टीबैगर बन सकती है और वो इसमें इन्वेस्ट करते गए, पर ऐसा हुआ कि ये शेयर और गिरते गया। तो ये मल्टीबैगर तो नहीं, मल्टीबैगर जरूर बना गया। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ कि इसके शेयर प्राइस गिरते रहे और वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए? ये हम समझने की कोशिश करेंगे, इनकी हिस्ट्री देखेंगे और इन्होंने क्या क्या एक्शन किए जिसकी वजह से इस कंपनी के डेट इतने बढ़ गए और रिसेंट में डेट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हुआ और कंपनी के आगे के क्या प्लान है और अब क्या टर्न अराउंड सच में हो सकता है, वो सब हम समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो हम इस एनालिसिस में बहुत सारे डिटेल आपको बताएंगे और बहुत सारे लर्निंग बताएंगे कि कैसे आपको ऐसी कंपनी से बचना चाहिए, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। इस एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस लाइक कीजिए और कमेंट करिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इनके फाउंडर के साथ। तो इस कंपनी की शुरुआत की थी तुलसी तंती जी ने 1995 में। इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था और उसके बाद ये अपनी खुद की कंपनी थी, इनकी टेक्सटाइल की कंपनी, अपने भाइयों के साथ चला रहे थे। 1994 में इन्हें रियलाइज हुआ कि जो पावर का कॉस्ट है वो काफी हाई है इनके बिजनेस में, तो उसे कैसे कम किया जाए उसके लिए इन्होंने विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉल कर दिया जिससे इनका कॉस्ट कम हो गया। उससे इन्हें मोटिवेशन मिली कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ने वाला और इंडिया की पावर डिमांड भी काफी ज्यादा है, तो उसे हम इस तरीके से मीट कर सकते हैं। तो ये विंड टरबाइन जनरेटर बिजनेस में एंट्री करना चाह रहे थे, पर इन्हें विंड टरबाइन जनरेटर बना के देता कौन जो ये सेल करते इंडिया में? ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इन्होंने काफी कंट्रीज और काफी कंपनीज को अप्रोच किया पर सबने मना कर दिया। पर इन्हें सुडविंड, एक जर्मनी की कंपनी थी, उन्होंने इन्हें विंड टरबाइन जनरेटर सेल करने के लिए एग्री किया कि ये अगर ज्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे तो ये उन्हें सेल कर सकते हैं लो प्राइस पे। तो फिर इन्होंने आईपीसीएल कंपनी जो इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी यान के लिए, उसे कन्विंस किया और आईपीसीएल इनका फर्स्ट कस्टमर बन गया। तो ऐसे 1995 में इन्होंने विंड टरबाइन जनरेटर बिजनेस में एंट्री कर लिया दोस्तों। 1997 में सुडविंड बैंकरप्ट होने वाली थी, तो उसके एम्प्लॉइज को इन्होंने एक्वायर करके अपना जर्मनी में एक R&D सेंटर स्टैब्लिश कर लिया दोस्तों। तो यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है बहुत हाई डेट हो जाना और कंपनीज का बंद होना। ये इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ऐसा बहुत ज्यादा होते आया है और आगे भी शायद होता रहेगा, जैसे इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है उसे देखते हुए। इसके बाद 1999 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन हाउस डेवलप विंड टरबाइन जनरेटर बना लिया और उसे सेल करना चालू किया। कंपनी के लिए काफी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था और सब कुछ इनके फेवर में जा रहा था दोस्तों। और इन्होंने 2005 में आईपीओ भी लाया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ रहा था। अगर आप देखेंगे दोस्तों इनके पीक टाइम पे 2007 में तुलसी तंती इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में थे। उनका नेटवर्थ उस टाइम पे $10 बिलियन हुआ करता था। तो देखिए इस कंपनी के सक्सेस के साथ साथ फाउंडर के नेटवर्थ भी काफी बढ़ गई। पर यही शुरू हुई दोस्तों इनके एम्बिशन और गलतियां, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा कर रही थी तो इन्हें लगा कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस कोशिश में इन्होंने हैंसन ट्रांसमिशन करके एक कंपनी थी उसे एक्वायर किया जो कि इनके लिए गियर बॉक्सेस वगैरह बनाती थी। और ये सब एक्विजिशन ये खुद दोस्तों डेट के बेसिस पे कर रहे थे, इंटरनल एक्रूवल से नहीं हो रहा था। ये ऑल कैश डील थी, डेट लेके कर रहे थे, इक्विटी से नहीं हो रहा था दोस्तों ये सब। और देखेंगे तो जर्मनी की एक कंपनी थी RE पावर, उसे भी एक्वायर कर लिया दोस्तों $2 बिलियन में। वो एक्विजिशन एक साथ इन्होंने नहीं किया था, पहले 30% स्टेक एक्वायर किया। यूरोप के लॉ की वजह से ये खुद इसकी कॉम्पिटिटर थे तो इन्हें इसका मेजोरिटी शेयर होल्डर बनना था, तो इन्होंने पूरा एक्विजिशन किया $2 बिलियन में। ये सब दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। कंपनी के एम्बिशन बहुत ज्यादा थे। कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 विंड टरबाइन जनरेटर कंपनी बनना चाहती थी, रिन्यूएबल स्पेस में काफी आगे बढ़ना चाह रही थी। पर यही इनकी गलतियां शुरू हुई और यहीं से इनका दुर्भाग्य भी शुरू हो गया, क्योंकि 2009 में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉल्टी निकले और इन्हें वो रिकॉल करना पड़ा। तो यहाँ देखिए एक कंपनी जिसने बड़े बड़े एक्विजिशन कर लिए, बहुत ज्यादा लेवरेज हो गया इनका बैलेंस शीट, डेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहां उनके प्रोडक्ट भी फॉल्ट होने लगे। तो यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा 2008 में आपको जैसे पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और उसकी वजह से ये कंपनीज जो इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड थी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस ही नहीं था। यूरोप में इनको नया बिजनेस नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑक्शन ही नहीं हो रहे थे विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट, और यही सब ग्लोबली भी ऐसे सिचुएशन थे। तो यहाँ एक कंपनी जो कैपेक्स कर चुकी थी, बहुत ज्यादा लेवरेज बैलेंस शीट हो चुका था, पूरी तरह से बिजनेस के लिए रेडी थी, पर वहां बिजनेस था ही नहीं। यहाँ ये फंस गए। यहाँ से इस कंपनी का बुरा टाइम शुरू हो गया दोस्तों, क्योंकि इनका डेट बहुत ज्यादा हाई हो गया था और बिजनेस उस तरह से बढ़ नहीं रहा था। ये टिपिकल स्टोरी है दोस्तों बहुत सारे बिजनेसेस की इंडिया में, जिन्होंने बहुत ज्यादा कैपेक्स कर दिया, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा रेडी हो गए पर बिजनेस आया ही नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो इसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा रिपर्पस किया, रिफोकस किया कि कैसे इसे कंपनी को इससे निकाला जाए। तो ये फिर उन एक्विजिशन से एग्जिट करने लगे।
आरई पावर जिसे इन्होंने $2 बिलियन में एक्वायर किया था, जिसका बहुत ज्यादा डेट था, फॉरेन करेंसी में भी डेट था उसका, उससे इन्होंने सेल कर दिया $1.1 बिलियन में। $2 बिलियन की एक्विजिशन $1.1 बिलियन में इन्हें सेल करनी पड़ी, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट भरा उन्होंने वो अलग। इसके बाद भी इनके प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने सेल किया था तब उनकी बुक्स पे $2.8 बिलियन की डेट हुआ करती। तो कंपनी के डेट बहुत ज्यादा हाई थे और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो नहीं रहे थे, प्रोजेक्ट के ऑक्शन हो नहीं रहे थे इतने ज्यादा। हालांकि बिजनेस में रिकवरी हुई, इंडस्ट्री में रिकवरी हुई, और 2017 तक ये बिजनेस वापस से अच्छा चलने लगा था, जिससे इस कंपनी से ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी। 2015 में दिलीप सांघवी, जो कि आप जानते हैं सन फार्मा कंपनी के फाउंडर एंड प्रमोटर हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में अच्छा खासा स्टेक लिया था, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई थी कि शायद अब ये कंपनी अच्छा कर पाएगी। पर 2017 तक ये अच्छा टाइम चला, उसके बाद वापस इस कंपनी में प्रॉब्लम हो गया। उसका रीजन यही था कि इनका डेट ऑलरेडी काफी हाई था, और उसके अलावा ये इंडिया में, क्योंकि उस टाइम ये वापस इंडिया में फोकस ज्यादा करने लगे थे, इंडिया से इनका बहुत ज्यादा बिजनेस होने लगा था, इंडिया में उतने रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन हो ही नहीं रहे थे। तो 2017 में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हुए थे, विंड एनर्जी के, उसके बाद सोलार के हो रहे थे, पर विंड के इतने ज्यादा हुए नहीं थे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे ऑप्शन जो कि साइन हो चुके थे वो कैंसिल कर दिए गए, और कंपनी का भी फॉल्ट था यहाँ पे कि कंपनी ने वो सब डिस्क्लोज भी नहीं किया था, जिसकी वजह से इनके ऑडिट्स भी हुए थे, फाइन भी लगी है दोस्तों इनके ऊपर। तो यहाँ देखेंगे इंडियन इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से, और ये एक ऐसी कंपनी जिसका डेट बहुत ज्यादा है, उससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला था उस चीजों से। हालांकि इसकी रिकवरी हुई 2021 में, 2020 में, पर तब तक काफी लेट हो चुका था, और ये कंपनी की डेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और ये कंपनी डिफॉल्ट पे आ गई थी। ये इंडिया में तो डिफॉल्ट करने ही वाली थी, बाहर भी डिफॉल्ट करने वाली थी इनके। अगर अब मैं डेट की बात करूं तो 2020 में, पैंडेमिक के पहले, इनका डेट अगर आप देखेंगे 12,000 करोड़ था। इसमें अगर आप देखेंगे 170+ मिलियन इनके फॉरेन करेंसी में भी डेट थे, जो इन्हें रीपेमेंट करने थे, और वहां भी ये डिफॉल्ट करने वाले थे। इसमें अगर आप लोन देखेंगे तो ये लोन SBI, सबसे ज्यादा लोन इन्होंने SBI से लिया हुआ था, बाकी बैंकों से भी लोन लिया हुआ था। तो वहां एक रिस्ट्रक्चरिंग डील हुई, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये कंपनी की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि कैसे एक इनके बहुत ज्यादा एम्बिशन ने, और इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होने की वजह से इस कंपनी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, डेट बहुत ज्यादा हो गए। तो अब क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ, अभी इसकी क्या पोजीशन है, वो सब समझने की हम कोशिश करते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं दोस्तों, तो जो कंपनी है एक लीडर है। अगर आप देखेंगे इंडिया में तो काफी आगे है ही है, ग्लोबली भी काफी अच्छे नंबर पे रैंकिंग है इसकी दोस्तों, और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है रिन्यूएबल एनर्जी में, स्पेशली विंड एनर्जी में। और अगर इनका कंट्रीज जहां ये प्रेजेंट है वो देखेंगे, वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में ये प्रेजेंट है दोस्तों। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है, और इनको 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया 1995 से ये कंपनी ये बिजनेस में है। और अगर आप इनका क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन देखेंगे, जो अब इन्होंने 1995 से अब तक किया हुआ है, वो 18.1 गीगावाट है विंड एनर्जी कैपेसिटी का। और इनके अगर एम्प्लॉयज देखेंगे 5,700 एम्प्लॉयज है अक्रॉस द जियोग्राफीज, तो बहुत सारे कंट्रीज से हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे इनके कॉम्पिटिटर से बात करेंगे, तो इंडिया में अपने इंडियन कॉम्पिटिटर से तो दोस्तों बहुत ही आगे है। काफी टाइम तक ये नंबर 1 हुआ करती थी, पर अब अगर आप देखेंगे हमेशा लास्ट ईयर नंबर 1 स्पॉट ले चुका था बिजनेस करने में। और उसकी वजह ये भी रही थी कि इनके वर्किंग कैपिटल इश्यूज थे, जो ये बिजनेस कर भी नहीं कर पाए, जो प्रोजेक्ट मिला वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये अकेली कंपनी है जिसका इन हाउस R&D सेंटर है, जो खुद R&D करते हैं। और इनका R&D अगर आप सेटअप देखेंगे, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, इंडिया में है। तो ये हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस है, यूरोप में भी इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया में, क्योंकि ये कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया से आता है, यहाँ पे 12.8 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है इन्होंने। और अगर आप इंडिया की टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो 35% जो विंड एनर्जी की कैपेसिटी है वो इंस्टॉलेशन सुजलॉन ने की है, जिससे ये इंडिया में मार्केट लीडर बन जाते हैं दोस्तों। और अगर आप जैसे देखेंगे, ये जो इंस्टॉलेशन तो 1 टाइम होता है, ये इंस्टॉलेशन तक ही नहीं रुकते, उसके बाद उसके ऑपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह भी ये खुद करते हैं। तो इनके अगर आप कस्टडी में देखेंगे 12.8 गीगावाट का एसेट्स है, जो इससे ऑपरेशन और उसका मेंटेनेंस देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट में भी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन पावर सेक्टर में। तो कंपनी के अगर आप देखेंगे नंबर्स में देखेंगे, रैंकिंग्स में देखेंगे, काफी आगे है। तो कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सच तो नहीं है, कंपनी काफी आगे। हालांकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अच्छी अच्छी कंपनी भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाती। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के बाहर 2.5 गीगावाट का विंड एसेट है इनके पास इंडिया के बाहर। इंडिया में अगर आप प्रेजेंस देखेंगे दोस्तों, तो मोस्टली जो कोस्टल एरियाज है वहां विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे एरियाज में काफी ज्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन हुआ है।
बट रिसेंट में मिड एरिया जैसे कि मध्य प्रदेश में भी विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन बढ़े हैं और इसकी रीजन रही कि विंड एनर्जी में और जो इसके विंड एनर्जी टरबाइन जनरेटर हैं उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं, उन्हें और इफिशियंट बनाया गया है ताकि वो जहां पे लो एयर एरियाज भी होंगे वहां पे भी एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो एमपी में भी इंस्टॉलेशन बढ़ा है जिसमें एक इस कंपनी का फोकस रहा है। इसके अलावा अगर आप एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखेंगे दोस्तों की लास्ट काफी सालों से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आया है कि जो मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से 2 मेगावाट्स के ज्यादा की जो है उसके सेल्स बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि दोस्तों जितने बड़े बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की डिमांड बढ़ती है कंपनीज को भी फायदा होता है और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। तो ये इंडस्ट्री में एक अच्छा चेंज हो रहा है। तो जैसा हमने देखा ऑलरेडी 35-4% इंडिया का टोटल इंस्टॉलेशन इनके पास है। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कौन से स्टेट्स में इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। 1800 कस्टमर है इसके और 25 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों इसका। तो अब चलते आगे देखिए, अगर आप एशिया के अलावा, एशिया में तो 13.8 गीगावाट का कैपेसिटी है और यहाँ पे ये सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट है इनका। नंबर 2 में नॉर्थ अमेरिका है 2.78 गीगावाट, नंबर 3 पे साउथ अमेरिका है 0.81 गीगावाट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूरोप नंबर 5 पे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे है और साउथ अफ्रीका। तो इनका काफी वाइड स्पेस प्रेजेंस है, पर सबसे ज्यादा इनका बिजनेस अभी भी इंडिया से है और एशिया से है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये इन्होंने फोकस वापस किया था जिसकी वजह से हमें देखने मिल रहा है, वरना 2008-9 में देखेंगे इनका फोकस बहुत ज्यादा यूरोप और ग्लोबल मार्केट में होने लगा था। अभी अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो सेंट्रल ऑक्शन के वजह से इनके पास 680 मेगावाट की कैपेसिटी है, स्टेट और पीएसयू से 65 मेगावाट, कैप्टिव रिटेल से 114। तो विंड फार्म ऑर्डर बुक अगर टोटल देखेंगे 860 मेगावाट, जिससे वैल्यू ऑफ इनकी ऑर्डर बुक हो जाती है 4511 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर्स हैं ये दोस्तों साइन पीपीए पावर परचेसिंग एग्रीमेंट के तहत साइन हुए, तो यहाँ कोई कस्टमर ना नहीं कह सकता जल्दी, क्योंकि हमने देखा जैसे कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए और बहुत ज्यादा ऑक्शन होने के बाद भी किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ऐसा भी हुआ है। तो ये जो इनके कस्टमर है अगर देखेंगे अडानी ग्रुप और एनएल ग्रुप जैसे बड़े बड़े कस्टमर हैं इनके कस्टमर वगैरह देखेंगे दोस्तों हिस्टोरिकली भी तो काफी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक और बिजनेस है दोस्तों एसी फोर्ज करके, जो कि इनको फोर्जिंग एंड फाउंडिंग में हेल्प करती है, जिसका सुजलॉन सबसे बड़ा कस्टमर रहा करता था। इस साल उन्होंने थर्ड पार्टी को भी सप्लाई करना चालू किया है, ग्लोबल एक्सपोर्ट भी चालू किया है और सर्विसेज बिजनेस भी है इनके पास। तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे 3 बिजनेस है इनके पास। विंड टरबाइन जनरेटर का बिजनेस जिसका हमने ऑर्डर बुक देख लिया, इसके अलावा एसी फोर्ज जो फोर्जिंग एंड फाउंड्री में है, जो कि अभी तक सुजलॉन को सप्लाई करती थी पर अब ये एक्सपोर्ट और थर्ड पार्टी को भी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ एसी फोर्ज ने डाइवर्सिफिकेशन किया है, तो एसी फोर्ज इनकी जो सब्सिडरी है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और अब और ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा सर्विस बिजनेस जो है इनका दोस्तों हमने देखा वो काफी अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये रही है कि लॉकडाउन और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन हो या ना हो, इनका सर्विसेज बिजनेस फिर भी अच्छा करते गया, क्योंकि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विंड एनर्जी कैपेसिटी वो ऑपरेशनल थे, तो उसे मैनेज करना इनका काम था, तो वहां इन्हें इंपैक्ट नहीं हुआ है। नए सेल्स में इन्हें जरूर प्रॉब्लम होता है। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे दोस्तों, इंडिया में इंडस्ट्री ये कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री है ना ऑक्शन बेस्ड रिजीम पे चेंज हो रही है। पहले फीड इन टैरिफ एक टर्म है जिसके बेसिस पे होता था, जिसमें और जितनी कैपेसिटी जनरेट होगी उसके बेसिस पे फिक्स चार्जेस थे, वो प्री डिसाइडेड होते थे और उसके बेसिस पे पैसे दिए जाते थे। पर यहाँ पे ऑक्शन बेस्ड रिजीम है, जिसमें क्या होता है कि अब ये जो ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा मैकेनिज्म, ऑक्शन के तहत कोई भी आप एक्वायर कर सकते हैं, किसके साथ आप पीपीए साइन करना चाहते हैं, पावर परचेसिंग एग्रीमेंट, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री मार्केट होगा, ऑक्शन होगा तो दोस्तों, और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और जो सबसे ज्यादा लो बिड करेगा उससे ये बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और अगर किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना है तो उसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, जो कि सुजलॉन के लिए एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही है और कंपनी और भी प्रॉब्लम से जूझ रही है, जैसे कि डेट वगैरह, और उसके बाद एक इंडस्ट्री में भी काफी डिफिकल्ट चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों कि इंडिया में थोड़ी रिकवरी हुई है FY21 में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स में, जो कि स्लो डाउन था और कैंसिलेशन था वो सब थोड़ा कम हुआ है। तो ये अच्छी चीज है इंडियन इंडस्ट्री के लिए और इसके अलावा सुजलॉन जैसे प्लेयर्स के लिए। ऑक्शन में भी देखेंगे थोड़े चेंजेस हुए हैं। पहले विंड के अलग, सोलार के अलग ऑक्शन होते थे, अब हाइब्रिड ऑक्शन हो रहे हैं। तो अब टोटल कैपेसिटी का हाइब्रिड होगा विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सोलार एंड विंड। और ये कंबाइंड ऑक्शन से क्या होगा दोस्तों कि बहुत सारे एरिया में सोलार हमेशा नहीं है या विंड हमेशा नहीं है, तो ये कंबाइंड ऑक्शन से 24/7 सप्लाई मिल जाए एनर्जी की वो उस एरिया में, इसकी तहत एक कोशिश हो रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों को ही प्रमोट किया जा रहा है, सोलार और विंड को। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा फोकस आया है सोलार एनर्जी पे, पर विंड पीछे नहीं है, वो भी काफी आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली मैंने थोड़ा डेटा देखा दोस्तों कि विंड एनर्जी कितना कॉम्पिटिटिव है। तो इसके कॉम्पिटिशन में अगर आप देखेंगे इस टाइम पे सोलार सबसे ज्यादा लो कॉस्ट है। अगर एनर्जी जनरेशन में देखेंगे तो सोलार सबसे ज्यादा फेवरेबल है
पर विंड भी कोल से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। बिना अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह नहीं भी हो तब भी विंड इतना कॉम्पिटिटिव है कि अब वो कोल से डायरेक्ट कम्पीट कर सकता है। इसका प्रॉब्लम यही है कि हर जगह इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसे कोस्टल एरिया में ही ज्यादा इंस्टॉलेशन होता है, पर धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो जहां कम भी है हवा वहां भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड है दोस्तों। तो इंडस्ट्री में अगर देखेंगे कुछ चीजें इनके फेवर में जा रही हैं, पर ये जो ऑक्शन में हाइब्रिड मॉडल है ये भी थोड़ा इनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा जिनके पास सोलार और विंड दोनों की कैपेसिटी हो। हालांकि सुजलॉन ने 2016 में इसमें एंट्री की थी, पर इनके इतने इश्यूज चल रहे थे कि इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो ये ग्लोबल लीडर्स जो हैं, गमेशा जैसी कंपनीज, दूसरी कंपनीज हैं, उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि उनके पास दोनों की कैपेसिटी होगी। इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सुजलॉन के थोड़े अगेंस्ट जा रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की इनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या हुआ। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के लिए मेजर प्रॉब्लम ही रहा है डेट। और डेट अगर रिस्ट्रक्चर नहीं होता तो ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो चुकी होती, एनसीएलटी में पहुंच गई होती, पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का अगर देखेंगे दोस्तों डेट, तो पिछले साल 12,153 करोड़ का डेट था। इसके अलावा बैंक फंडेड नॉन फंड बेस्ड जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए होता है वो 1300 करोड़ का था। तो उसे साइड में रखेंगे। प्योर डेट की बात करेंगे दोस्तों जो कि 12,153 करोड़ था, और कंपनी के बिजनेस हो नहीं रहे थे और ये डेट में डिफॉल्ट करने वाले। तो वहां पे अगर देखेंगे चेंजेस क्या है, ये एसबीआई और बाकी बैंक्स ने भी अप्रूव कर दिया है। तो इसमें पार्ट ए, इसमें लोन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला 3,600 करोड़ जो कि डेट एक्चुअली ये कंपनी पे करेगी इन बैंक्स को, जिसका टेन्योर है 10 साल, और इंटरेस्ट भी इसका रिड्यूस किया गया है 9% पर एनम। तो यहां देखेंगे इतना ही पोर्शन का डेट जो है ये एक्चुअली पे करने वाले हैं। बाकी का क्या, बाकी 4,100 करोड़ इन्होंने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें इनको ऑप्शन मिलेगा, जो भी बैंक लेंडर्स है उन्हें ऑप्शन मिलेगा कि एक अपना डेट है ना इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो प्राइस है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो ये ना यहाँ इन्हें काफी फेवरेबल मिल रहा है। कल को सुजलॉन अच्छा करता है, 4-5 साल बाद अगर ये डेट से बाहर आता है और कंपनी अच्छी करती है, इसके शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, फिर भी ये ऑलरेडी जो फिक्स प्राइस है आज का उसी पे ये अपना इक्विटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये काफी फेवरेबल है, बट ये रिस्क है कि ये कंपनी शायद अच्छा करे ही ना और ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। फिर भी ये बैंक्स ने अप्रूव इसलिए किया है क्योंकि ये ऑलरेडी एनसीएलटी में अगर जाती तो इसे कोई बाय करता नहीं, और बाय भी करते तो वैल्यूएशन बहुत कम मिलते, उनको बहुत ज्यादा कट ऑफ करना पड़ता वहां अपना शेयर होल्डिंग। तो इन्होंने ये अप्रूव कर दिया। और इसमें एक और कंडीशन थी कि जो प्रमोटर है वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे इसमें फंड करेंगे। तो प्रमोटर और जो की स्टेक होल्डर है, जैसे कि मैंने बताया दिलीप सांघवी भी अब की स्टेक होल्डर है, उन सब ने मिलकर 392 करोड़ की अगर आप देखेंगे फंड इस कंपनी में डाली है, ताकि ये कंपनी अपने ऑपरेशन मैनेज कर पाए और बिजनेस पे फोकस कर पाए। क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा है, डेट आपके ऑलरेडी हाई है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बहुत चीजें अंगेज में जा रही है आपके। तो ये ओसीडी में अगर आप देखेंगे इसका इंटरेस्ट देखेंगे बहुत ही लो है, 0.01% एनम, और ये 20 ईयर्स तक के लिए है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे इनका मेजर लोन अब 3,600 करोड़ रहेगा, बाकी ओसीडी में कन्वर्ट हो गया, जो कि बाद में इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। इसके अलावा कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया है सुजलॉन ने। अगेन इसकी प्राइस फिक्स है, इसका भी टेन्योर 20 ईयर्स का, और इसका भी डिविडेंड देखेंगे दोस्तों तो बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मेजर जो पोर्शन है उसे इक्विटी में या ओसीडी और प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये लोन सस्टेनेबल नहीं था सुजलॉन के लिए। ये सुजलॉन इतना ज्यादा लोन रीपेमेंट नहीं कर सकता था, तो बैंक्स को ऑप्शन दिया गया कि लोन कम करते हैं और उतना हम कोशिश करेंगे कि रिपेमेंट कर दें, और बाकी आप ओसीडी ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए, क्योंकि हम अगर अच्छा करेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, उससे आपको फायदा हो जाएगा। हालांकि बैंक्स जल्दी इक्विटी नहीं लेते हैं, पर यहाँ उनके पास चॉइस नहीं थी क्योंकि ये सब कुछ लूज कर सकते थे, तो उन्होंने ये रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव कर दी। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल का लोन है वो उनका चलता रहेगा। तो यहाँ देखेंगे बहुत ज्यादा पोर्शन जो लोन का था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है। अब ये 3,600 जो लोन है दोस्तों ये भी कम नहीं है, कंपनी के लिए काफी हाई है, पर पहले जो था उससे तो बहुत ज्यादा कम है। अब डिफॉल्ट की सिचुएशन नहीं है, शायद अब ये मैनेज कर पाए। इसके अलावा इनके पास फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड थे जो इन्होंने फॉरेन करेंसी में ग्लोबल क्लाइंट्स को दिए थे, और यहाँ पे हालांकि दोस्तों इंटरेस्ट कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, पर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट हुए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे भी चेंजेस थोड़ा इन्होंने किया। यहाँ पे भी क्या चेंजेस किया, 172 मिलियन यूएसडी का टोटल अगर आप देखेंगे तो एफसीसीबी था, और थोड़ा उसमें इंटरेस्ट वगैरह ऐड करेंगे, 15 मिलियन का ऐड हुआ था। पर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, कुछ पार्ट इसका रिपेमेंट कर दिया, काफी हद तक इसे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। अगेन अगर आप देखेंगे 14 मिलियन इक्विटी शेयर इन्होंने दे दिया, फेस वैल्यू 2 पे इश्यू कर दिया,
और अब इनके पास बचा क्या है, हालांकि मेजर पार्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया दोस्तों इनका, अगर आप देखेंगे अगेन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कि आप या तो नए बॉन्ड्स ले लीजिए जो हम इश्यू करेंगे जिसका 4% इंटरेस्ट रेट होगा, और जिसका अगर आप देखेंगे तो 36 मिलियन यूएसडी का न्यू बॉन्ड इश्यू किया है इन्होंने। और पर इसमें थोड़ा एक चेंजेस आए हैं कि इस बार जो पेमेंट होगा वो इंडियन करेंसी में होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था इन्होंने कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये अभी प्रोसेस में है, काफी हद तक चांसेस है कि मेजर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां भी देखेंगे दोस्तों तो FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू भी इन्हें कम हो गई। यहाँ ओवरऑल लोन अगर आप देखेंगे, ओवरऑल डेट जो कंपनी के बुक्स पे है जो इन्हें रीपे करना है वो काफी हद तक कम हो गया है। तो कंपनी इससे क्या होगा, इससे प्रमोटर का मानना है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब ये हमारा डेट कम हुआ है, ऑलमोस्ट 70% डेट इनका रिड्यूस हुआ है, तो अब और क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए 92 करोड़ इनके प्रमोटर और स्टेक होल्डर से आई है, तो अब कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएगी, हालांकि ये अपने डेट पे फोकस करे और शायद वो एबिटा ऑपरेटिंग अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर भी अपना लीन किया है, नॉन कोर बिजनेसेस से एग्जिट करने लगे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे हैं। और कंपनी का मानना है, प्रमोटर का मानना है कि शायद ये 12 मंथ्स में एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ जाए क्योंकि अभी डेट काफी कम हुआ है, पर ये हमें अभी देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ओवरऑल देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने सारी हिस्ट्री देख ली, डेट रिस्ट्रक्चरिंग देख लिया, इंडस्ट्री देख लिया, तो पॉजिटिव्स क्या है इस कंपनी के बारे में और फिर नेगेटिव्स भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इस कंपनी के लिए रिसेंट में यही हुआ कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इनका जो प्रेशर था वर्किंग कैपिटल का, ये खुद का बिजनेस भी नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे इन्होंने लास्ट ईयर अपनी नंबर 1 भी लूज कर दी। गमेशा कंपनी है दोस्तों जो नंबर 1 बन चुका और इनकी पोजीशन नंबर 2 पहुंच गई। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम नोन थी, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इन्हें प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहे थे, हालांकि काफी प्रोजेक्ट फिर भी इन्हें मिले जो कि बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि फंड ही नहीं है कंपनी के पास। तो ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग से बहुत पॉजिटिव है दोस्तों कि अब एटलीस्ट इनके पास वर्किंग कैपिटल होगा ताकि ये बिजनेस कर पाए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाए जो एटलीस्ट इन्होंने विन किए हुए हैं ऑक्शन में। दूसरा पॉजिटिव ये है दोस्तों कि जैसा मैंने पहले बताया, एसी फोर्ज करके एक कंपनी है जिसे इन्होंने एक्वायर किया, 100% स्टेक इनका है, जो कि फोर्जिंग एंड फाउंड्री के बिजनेस में है। वो सुजलॉन को प्रोवाइड करती थी सारी सर्विसेज, अब वो थर्ड पार्टी और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी चली गई है। ये बिजनेस इनका सेल्फ सस्टेनेबल है जो कि बहुत अच्छी बात है, उसकी डेट है पर वो खुद मैनेज कर पा रही है, तो यहाँ कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस अच्छा कर रहा है। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि जो ऑपरेशन और सर्विसेज का बिजनेस था वो भी काफी अच्छा किया, लॉकडाउन का भी उस पर असर नहीं पड़ा, एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करते गए, तो यहाँ दो बिजनेस इनके अच्छे कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने चेंज जैसा मैंने बताया कि जो फिक्स कॉस्ट था कंपनी का इन्होंने काफी कम किया था दोस्तों, मैसिव कॉस्ट रिडक्शन किया, अपना स्ट्रक्चर लीन किया, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गई है और अब बहुत हाई चांसेस है कि ये ब्रेक इवन पहुंच जाए और ये बॉटम लाइन पे भी प्रॉफिट दिखाने लगे, ब्रेक इवन इस कंपनी का आ जाए, नेट प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि अब डेट भी कम हो गया है इस कंपनी का। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रही थी कि दोस्तों कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी इस कंपनी पे क्लाइंट्स ने भरोसा दिखाया और इससे ऑर्डर्स मिलते रहे पिछले 2 साल में भी, जबकि इस कंपनी की इतनी हालत खराब थी, वर्किंग कैपिटल तक नहीं था इस कंपनी के पास। मैं बोलूंगा इस सेंस में कि सुजलॉन काफी फाइटर जैसा बिजनेस रहा है कि जिसने इतने ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी ये बिजनेस करते गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके लिए थम्स अप। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको इसको शेयर को लेना है, क्योंकि ये शेयर अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। रिस्क की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क अभी भी दोस्तों यही है कि इस कंपनी के डेट अभी भी बहुत हाई है। अगर आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यूज है, ऑपरेटिंग एबिटा वगैरह है, उससे तो डेट इनका अभी भी बहुत हाई है। हालांकि मैनेजमेंट कह रही है कि 12 मंथ्स में ये प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएंगे, पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। जैसा मैंने बताया, दिलीप सांघवी ने इक्विटी इन्फ्यूज की थी, पैसे काफी कुछ दिए थे, तब भी थोड़े चेंजेस आए थे, कंपनी प्रॉफिट बनाने लगी थी। 2017 में मार्केट पीक हुआ था, उसके बाद इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी वापस लॉस में चली गई। तो ये डेट लेवल इनके लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट और सब कुछ होने के बाद ही ऐसी कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या एनर्जी सेक्टर की, जो पावर सेक्टर की कंपनीज है, वो सर्वाइव कर पा रही है। ये कंपनी के लिए, सुजलॉन के लिए नहीं है दोस्तों, इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है। और स्टेट वगैरह का ऑक्शंस या जो ऑक्शंस है उसमें डिलेज होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा ऑक्शंस कोई परचेस ही नहीं करता और एग्रीमेंट होने के बाद भी कैंसिलेशन हो जाते हैं। और सब कुछ सही होने के बाद दोस्तों ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लैंड एक्विजिशन जैसे के बारे में, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का रिस्क बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑक्शन होगा, ऑक्शन अगर हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल बहुत नहीं हुए पिछले पास्ट में हमने देखा है, और सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आता है, जल्दी लैंड नहीं मिलता। बिडिंग प्रोसेस वगैरह भी जैसे अब चेंज हो रहे हैं, ऑक्शन बेस्ड रिजीम में जा रहे हैं हम, कंपटीशन बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहा है कि पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट सब कुछ साइन होने के बाद कैंसिल हो गए हैं, ये भी एक नेगेटिव रहा है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत हाई होता है इस इंडस्ट्री में। इसमें ये तो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है,
बिजनेस के प्रॉब्लम है। इसमें सुजलॉन का अलग प्रॉब्लम आ जाता है कि इनका डेट इतना हाई है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं होता, तो ये प्रोजेक्ट खुद भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया हुआ है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, ये बहुत ही नेगेटिव चीज है। आप अगर कोई शेयर ओन करना चाहते तो आप एटलीस्ट चाहते हैं वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन करे, या कि सबसे अच्छा तरीका तब होगा जब वो मार्केट शेयर और गेन करे। पर यहाँ तो मार्केट शेयर ये कंपनी लूज कर रही है, और रीजन जैसा कि आप जानते हैं, तो बहुत ही बुरी चीज है ये दोस्तों बिजनेस के लिए। इसके अलावा इस कंपनी में पास्ट में ऐसे इश्यूज रहे हैं जिसके लिए इन्हें फाइन भी लगी है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशू रहे हैं, कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि कैंसिल हो गए थे उसका डिस्क्लोजर नहीं किया, और आईपीओ के टाइम बहुत सारी चीजें पॉजिटिव चीजें बता दी पर निगेटिव नहीं बताई। और अभी वापस इनका अगर देखेंगे सेबी चेक कर रहा है, ऑडिट कर रहा है कि ये जो फंड जो 392 करोड़ इनके स्टेक होल्डर्स और इससे आए हैं उसका सोर्स क्या है, ये सब सारी चीजें अभी ऑडिट हो रही हैं। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग सब कुछ सही था कि नहीं, वो सब ऑडिट हो रहा है। तो पास्ट में ऐसे इश्यूज रहे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि अभी भी होगा, पर ये एक इश्यू है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ा इश्यू होता है। ये पास्ट में इंडिया में काफी कंपनीज ने किया है, आगे नहीं होना चाहिए, पर ये एक रिस्क है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इससे बड़ा रिस्क ये हो रहा है दोस्तों कि रेगुलेटरी चेंजेस हो गए पूरी इंडस्ट्री में, और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ऑप्शन हो रहा है। अब हाइब्रिड मॉडल में यही है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उन कंपनीज को मिलेगा जो सोलार और विंड दोनों में अच्छे हैं, जो कि इस कंपनी के पास वो कैपेसिटी अभी नहीं है। सोलार में एंट्री इन्होंने जरूर की है, पर ये इतने अच्छे नहीं है सोलार में। तो ये हो गया दोस्तों रिस्क ओवरऑल। अब देखते हैं दोस्तों ये कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। हालांकि अब तक आपको सब कुछ रिस्क वगैरह देख के समझ में आ गया ही होगा कि आपका क्या व्यू होना चाहिए और मेरा क्या व्यू होने वाला है। फिर भी देख लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी 4800 करोड़ मार्केट कैप पे ट्रेड हो रही है दोस्तों, और हमने जैसे देखा था कि 3600 करोड़ का डायरेक्ट डेट है इनके पास, तो डेट वगैरह बहुत ज्यादा हाई है। बुक वैल्यू देख के मतलब नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है इस कंपनी का। ऐसी कंपनीज का पीवी देख के कुछ भी नहीं डिसाइड करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसे ही फंस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनीज का वो पी और पीवी देखते हैं और वो नंबर्स बहुत कम लगते हैं और बहुत लुक्रेटिव लगता है, फिर उन्हें लगता है कि अब ये नया मल्टी बैगर बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मल्टी बैगर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। अगर अंडरलाइन बिजनेस में स्ट्रेंथ नहीं है, आगे बढ़ेगा नहीं वो, तो कहीं से मल्टी बैगर नहीं होगा, वो मल्टी बैगर बनाएगा आपको। तो ये बिजनेस के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बीच बीच में रिकवरी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोमिसेस हो रहे हैं। 2019 में इवन ऐसा था कि वेस्टास जो वन ऑफ द ग्लोबल लीडर कंपनी है विंड एनर्जी में, वो इसे एक्वायर करने वाली थी, न्यूज थे, वो भी नहीं हुआ वैल्यूएशन की वजह से। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज इस कंपनी के बारे में बीच बीच में आते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं और फिर वो पैसे वापस लूज कर जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, काफी खतरनाक वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है इस कंपनी ने। लास्ट 1 ईयर में भी देखेंगे दोस्तों, तो जब ये न्यूज आया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, ये शेयर ऊपर गया, वापस ये नीचे आ गया है। कोई मतलब नहीं है इस शेयर में कुछ भी देख के दोस्तों। फिर भी हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू अगर इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था, हालांकि दिसंबर में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अगर आप देखेंगे इनका इंटरेस्ट पोर्शन जो 620 करोड़ तक का हुआ करता था, अब वो 195 करोड़ तक आ गया। तो डेट थोड़ा इनका मैनेजेबल आया है। लॉसेस इनके 111 करोड़ के हैं, जो कि कंपनी का मानना है कि नेट प्रॉफिट भी 12 महीने में हो जाएंगे। पर वो सब के लिए दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क है कि जो प्रोजेक्ट हो वो ऑक्शन हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जो कि इंडिया में जल्दी देखने नहीं मिलता। और आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड की वजह से ऑलरेडी गवर्नमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऑक्शन करेंगे या उसके लिए पैसे अलॉट करेंगे, वो भी एक रिस्क होता है। सबसे बड़ा रिस्क, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा व्यू भी रहा हमेशा कि जब आप भी बैंक दूसरी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट्स वगैरह से डील करते हैं तो प्राइसिंग पावर आपके हाथ में नहीं होती है। दूसरा, गवर्नमेंट से डील करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि वहां पैसे टाइम पे मिलते नहीं है। तो आपको अगर आप लोन पे वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत ही अगेंस्ट में जाता है। आपके मार्जिन भले हाई हो इस बिजनेस में दोस्तों, पर पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे और आपने डेट पे बिजनेस किया हुआ है तो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं जाता। तो बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट है, पर ये इंप्रूवमेंट टेम्परेरी होगी, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है, थोड़ा फेवर में जा रहे हैं इनके। पर 1-2 क्वार्टर वापस से खराब हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम आया, तो इस कंपनी की वापस बैंड बच जानी है। इसके अलावा अगर आप सेल्स वगैरह देखेंगे तो कहाँ 26,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, इनका सेल्स हुआ करना था। पिछले अगर 12 मंथ्स में देखेंगे आप, ऑल 3000 करोड़ से भी कम है। तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है और वो सब नंबर्स में भी आपको देखने मिल रहा है। हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट इनका जरूर नेक्स्ट ईयर से कम देखने मिलेगा, क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है, बहुत ज्यादा डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों की थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है, पर वो इनफ नहीं होगा इस कंपनी के लिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे शेयर कैपिटल 302 करोड़ से अगर आप देखेंगे 1645, तो यहाँ पे इक्विटी बहुत ज्यादा डायल्यूट हुई है। तो यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रक्शन दोस्तों, शेयर प्राइस गिर के भी हुआ है, इसके अलावा इक्विटी डायल्यूशन भी बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इस कंपनी ने। और इक्विटी डायल्यूशन अभी रिसेंटली जैसा हमने देखा, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, तो वहां वापस से डायल्यूशन हुआ। कैश फ्लो नंबर्स बहुत ही बुरे हैं दोस्तों, रेशियो तो इसका देख के मतलब ही नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इसके प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें वो भी गिर रही है।
इसमें भी अगर आप देखेंगे इनके प्रमोटर की होल्डिंग जो है 85% प्रमोटर होल्डिंग वो प्लेज है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स भी बहुत ज्यादा प्लेज है, कभी भी उनकी पूरी होल्डिंग सेल की जा सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा लेवरेज का बैलेंस शीट है दोस्तों, डेट बहुत हाई है, प्रमोटर भी प्लेज करके रखे हैं ये सारे शेयर, सब कुछ भी इसके फेवर में नहीं जा रहा। FII होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है, हालांकि रिसेंट क्वार्टर में इंक्रीज हुई। DIS की होल्डिंग उनकी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्हें अभी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वही होल्ड कर रहे हैं। इससे ओवरऑल पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेजर जो वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इसने, हालांकि बैंक्स का तो हुआ ही है, वो रिटेल इन्वेस्टर का हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा है, 62% अगर आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही है दोस्तों कि ये कंपनी में हालांकि डेट रिस्ट्रक्चर जरूर हुआ है, पर फिर भी अभी भी डेट इनके बहुत ज्यादा हाई है, इनके फेवर में नहीं है। दूसरा मैंने जैसे दोस्तों देखा कि इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया आपको कि इस इंडस्ट्री में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क वगैरह है, तो ऐसी इंडस्ट्री में ही पैसा लगा के बहुत मतलब नहीं है। और अगर आपको सच में लगता है दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा काम होने वाला है, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग शेयर है IEX, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देखिए। उस कंपनी को आप जरूर बाय कर सकते हैं अगर आपको पावर इंडस्ट्री और मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर एक्सपोजर चाहिए, या फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि ये सब के लिए रिन्यूएबल एनर्जी लगेगा दोस्तों। और रिन्यूएबल एनर्जी बनाए कोई भी, उसका जो ऑक्शन है और उसकी जो डिस्कवरी है, प्राइस डिस्कवरी, वो होगी IEX पे। तो वो कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है इस स्पेस में एक्सपोजर के लिए। आप डायरेक्ट किसी ऐसी कंपनीज के शेयर मत लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। और यहाँ सुजलॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत गहरे प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा डेट का प्रॉब्लम है। हालांकि डेट रिस्ट्रक्चर जरूर हुआ है, पर अभी भी बहुत अर्ली डेज है। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा इसमें इंतजार करना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए कि सच में इसका डेट पूरा मैनेज हो पाता है, तभी इसमें एंट्री लेने की जरूरत है। मेरे माने तो दोस्तों इसे पूरी तरह अवॉइड कीजिए। ये कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी ये बैंकरप्ट हो सकती है। 1-2 क्वार्टर और खराब हुए तो ये कंपनी वापस बंद हो जाएगी। इसका वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है इस कंपनी के बारे में, जिसका अगर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर ही पूरा रिस्क पे है, बंद होने की कगार पे है, उसमें आपको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। जिसको ट्रेड करना है इस कंपनी के साथ टेक्निकल लगा के ट्रेड करे। इन्वेस्टर के लिए कंपनी बिल्कुल नहीं है। टर्न अराउंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे अगर आप अभी इसमें टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे चेंजेस कंपनी में पास्ट में भी हुए हैं। पर ये बिजनेस ही ऐसा है कि इतने जल्दी आप टर्न अराउंड एक्सपेक्ट मत करिए। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही है दोस्तों कि इस शेयर को अवॉइड करिए। और हमेशा लर्निंग ये याद रखिए कि PE/PB अगर आप देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गलत होगा, शेयर प्राइस देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी गलत होगा। ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ देखिए, कंपनी का फ्यूचर देखिए, और उसके बाद वैल्यूएशन पे आइए। क्योंकि अगर कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, वैल्यूएशन वगैरह अगर आप देखिए फेवरेबल नहीं है, या डेट बहुत ज्यादा हाई है, तब भी अवॉइड करना है आपको। वो सब ध्यान में रखिए दोस्तों। तो हम आगे दोस्तों आपको वीडियोस बना के ऐसी कंपनीज तो एनालाइज करेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कैसी टाइप की कंपनीज या कैसी चीजों को देख के हमें फिल्टर करना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं दोस्तों कि आपको क्या बाय करना है, इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि आपको क्या क्या बाय नहीं करना है। क्योंकि इतनी ज्यादा कंपनीज है, आप सब बाय कर नहीं सकते। तो आपको हार्डली 15 से 20 कंपनी या 10 कंपनीज ही बाय करनी है, पर आपको सबसे अच्छी कंपनीज बाय करनी है जो कि डिसेंट कंसिस्टेंट कंपाउंड करे आपका वेल्थ। या फिर कोई टर्न अराउंड हम जरूर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, जैसे कि हमने ऑन मोबाइल डिस्कस किया था कि तो टर्न अराउंड होगा और अगर उम्मीदें हैं तो हम उसमें जरूर एंट्री ले सकते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म होते हैं, उसके बाद हम उसमें एग्जिट कर जाते हैं। ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म बेट होना चाहिए, जो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दे, कंसिस्टेंट वेल्थ आपका कंपाउंड करे। तो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट में बताइए कि यह एनालिसिस आपको कैसा लगा और आपका व्यू क्या है इस कंपनी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट में और मुझे पर्सनली भी मैसेज करके बोला था कि आप सुजलॉन कवर कीजिए, क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चर हुआ था, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब ये टर्न अराउंड करेगा और शायद अब ये मल्टीबैगर बन सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवॉइड कीजिए इसे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कंपनी के साथ। थैंक यू।